साध संगत जी, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो दूसरों से कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। ऐसे लोगों का फिर क्या होता है? क्या उन्हें पिछले जन्म का कर्ज वापस करना पड़ता है? अगर वापस करना पड़ता है तो कैसे? ये आप इस कहानी को सुनकर समझ जाएंगे और ये भी आपको समझ आ जाएगा कि जो कर्ज वापस नहीं करते उनकी क्या हालत होती है। यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा गांव सुंदरगढ़ था। उस गांव में सेठ गोपीचंद नाम का धनी आदमी रहता था। गोपीचंद बहुत ही धार्मिक विचारों वाला था। वो बहुत भला और नेक इंसान था। गोपीचंद लोगों को उधार पैसे दिया करता था। गोपीचंद से कर्ज लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कर्ज लेने वालों के पास जब पैसे आते तो वो सेठ गोपीचंद का मूल के साथ साथ ब्याज भी चुका देते थे। सेठ गोपीचंद ब्याज पर पैसे तो देता था लेकिन वो अपने असूलों का बहुत पक्का और ईमानदार आदमी था। वो समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करता। इसके साथ सेठ गोपीचंद में दो गुण और भी थे। वो बहुत ही दयालु और भला आदमी था। अपने इन्हीं गुणों के कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। एक बार की बात है, सुंदरगढ़ से दो ठग गुजर रहे थे। उनके नाम टोनी और रतन थे। सेठ गोपीचंद के बारे में उन दोनों ने भी सुना। वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना सेठ गोपीचंद के पास जाकर कुछ पैसा कर्ज लिया जाए और फिर उसके बाद कुछ ऐसा किया जाए कि हमें वो पैसा वापस ना करना पड़े। ये सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई और फिर योजना को पूरा करने के लिए सेठ गोपीचंद के पास चल दिए। दोनों सेठ गोपीचंद की हवेली में पहुँचे और जाकर उससे कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण इस साल हमारे यहाँ कोई फसल नहीं हुई और इसलिए हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बार मौसम अच्छा है और बारिश भी अच्छी हो रही है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। हमने आपकी प्रसिद्ध दूर दूर तक सुनी है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लेने आए हैं। सेठ गोपीचंद ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैंने तुमसे पैसे लेने का कारण और जगह नहीं पूछी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कब तक तुम वो पैसे वापस करोगे। सेठ गोपीचंद की बात सुनकर टोनी ने कहा, सेठ जी, हमें 5,000 रुपयों की जरूरत है और हम आपका ये पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ गोपीचंद उनकी बात सुनकर बोला, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय बताओगे। समय जाने बिना मैं तुमको कर्ज नहीं दे सकता। सेठ गोपीचंद की बात सुनकर टोनी मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज वापस करने का समय तो हम आपको नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर इस जन्म में वापस नहीं कर पाए तो अगले जन्म में जरूर वापस कर देंगे। सेठ गोपीचंद उनकी बात सुनकर बोला, ठीक है, तुम कर्जा अगले जन्म में वापस कर देना। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। ये बोलकर सेठ ने अपने मुनीम से कहा, इन दोनों का नाम खाते में लिखकर इन्हें 5,000 रुपए दे दो। साथ में ये भी लिख लो कि पैसा ये सूद समेत अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब सेठ की बात सुनी तो बोला, लेकिन सेठ जी। सेठ गोपीचंद ने मुनीम की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जो बोला गया है तुम वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखकर
उनसे हस्ताक्षर करवा लिए और फिर उन्हें 5,000 रुपए दे दिए। दोनों ठग रुपए पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने मुनीम से पैसे लिए और बिना गिने जेब में डाल लिए और फिर सेठ गोपीचंद को धन्यवाद किया और फिर वहाँ से चले गए। वो दोनों ये सोचकर बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को बेवकूफ बना दिया। उनके जाने के बाद मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक आपको पता है कि वो आपके पैसे वापस नहीं करेंगे और इस कागज के मुताबिक तो हम कानूनन भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते। फिर आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? सेठ गोपीचंद मुनीम की बात सुनकर बोला, मुनीम जी ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया और ये मैंने किस लिए किया ये बात तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, कर्ज हमेशा कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ ही रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ गोपीचंद की बातें मुनीम को समझ में नहीं आई। उधर टोनी और रतन खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी टोनी ने कहा, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार भला कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर रतन ने कहा, चलो हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फायदा ही फायदा है। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफी समय हो गया था, रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। ये सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वो घर एक किसान का था। किसान बाहर आया। टोनी ने किसान से कहा, भाई हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी ये बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनको कहा, अगर आपको खाने की जरूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूँ। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही बहुत है। दोनों ठग काफी थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय टोनी को कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। टोनी ये आवाज सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने रतन को उठाया और सारी बात बताई। दोनों बहुत ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूरी पर दो बैल जरूर खड़े हुए थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक गए। असल में ये आवाज उन बैलों की थी, जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर टोनी बोला, बैल और मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर रतन ने कहा, भाई ये देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों बैलों में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा,
वो इसलिए अपना जो मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 200 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए महीनों उसके पास उसकी बैलगाड़ी में जुटकर वो कर्जा चुका रहा था। कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है, तभी तो हमारा मालिक उससे कर्जा लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वो व्यक्ति आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के न देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो ये काफी मुश्किल वाली बात है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। ये सुनकर दूसरे वाला बैल बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो दोस्त, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त, खैर छोड़ो हमारी बातों को, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब पहले वाला बैल बोला, बैलों की ये बात सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया? पहले ने कहा, तुम ये पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया। वो दोनों व्यक्ति ठग है और अब तक ना जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर उससे कर्ज लेकर आए हैं। ये बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका गधा बनना पड़ेगा। उन बैलों की बात सुनकर दोनों तो के होश उड़ गए। रतन ने कहा, सुना दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर टोनी बोला, हाँ, और ये भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। ये बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। ये सोचकर दोनों ने तय किया कि वो सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसके पैसे वापस कर देंगे और इसके साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वो दोनों बैल दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान के रोने की आवाज से उन दोनों की नींद खुली। वो दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर दोनों ठग समझ गए कि वो बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल ने तो सचमुच दम तोड़ दिया है और वो अपने मालिक के पिछले जन्म के धर्ष से मुक्ति पा चुका था। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, मेरा कर्ज तुमने अभी तक नहीं चुकाया है,
अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो, मेरा एक बैल पहले ही मर गया है। मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और सुंदरगढ़ के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग सेठ की हवेली पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ गोपीचंद ने हैरानी से उनसे पूछा, भाई, तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर टोनी ठग बोला, सेठ जी, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों टोनी और रतन हैं। कल ही तो हमने आपसे 5,000 रुपए कर्ज पर लिए थे। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही हैं जो कल कर्ज लेने के लिए आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया है। मुनीम की बात सुनकर टोनी और रतन ने कहा, हाँ सेठ जी, हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मूल के 5,000 रुपए और ब्याज के 20 रुपए साथ में, और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ गोपीचंद ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैं कर्ज वापसी ऐसे नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था, मैं उसी समय ही ये कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर टोनी ने कहा, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? टोनी की बात सुनकर रतन ने भी कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्जा लौटाना चाहते हैं, तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे, तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूंगा। टोनी और रतन ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहाँ से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाए। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब महात्मा ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। महात्मा ने उनको कहा, बेटा, यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। महात्मा की बात मानकर वो दोनों आगे चले गए। थोड़ा सफर करने के बाद वो एक गांव में पहुँचे। ये वही गांव था जिसके बारे में महात्मा ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है और ना ही कोई कुआं और ना ही कोई तालाब है। इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को 5 कोस दूर तक जाना पड़ता था। वहां की हालत देखकर टोनी के दिमाग में महात्मा की बात याद आई। वो सोचने लगा, अगर यहाँ कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। ये सोचकर टोनी ने रतन को अपनी योजना बताई। टोनी रतन के कान में धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर रतन का चेहरा भी खिल गया। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए
और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वो दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वो एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। ये सब करवाने में उनका 5,000 रुपए का खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर टोनी ने रतन से कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वो पानी लेने जरूर आएंगे। रतन ने टोनी की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों डंडे हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वो बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुँचे। गांव वालों को देखकर टोनी ने कहा, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। टोनी ने उनकी बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि सुंदरगढ़ के सेठ गोपीचंद जी का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ गोपीचंद के पास पहुँचे और सेठ से प्रार्थना करने लगे कि सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ गोपीचंद ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब गांव वालों ने सारी बात सेठ गोपीचंद को बताई और फिर कहा, सेठ जी आप हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? क्या वो मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने दे देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वो हमें पानी जरूर दे देंगे। हमें इस बात का विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ गोपीचंद जब अपने मुनीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से उसने टोनी और रतन को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ से कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही है जिन्होंने आपसे 5,000 रुपए कर्ज में लिए हैं और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ क्या चक्कर चलाया है? उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुमने क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को, गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? टोनी ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा दोगे तो हम उन्हें पानी जरूर भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?
जब मैंने कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है। टोनी ने सेठ की बात सुनकर कहा, ये बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए मतलब वो कैसे? सेठ की बात सुनकर टोनी बोला, सेठ जी वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 1 महीना पहले आपसे 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। अगर आप ये कह दे कि ये कुआं आपका है तो हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वो मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर टोनी ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। टोनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए रतन भी बोला, हाँ सेठ, अगर ये लोग बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर ही होगा, और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर पानी लेने दोगे तो इसका पुण्य और उनकी दुआएं आपको ही मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ गोपीचंद उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए बर्तन लाने के लिए अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने टोनी और रतन से कहा, ये बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन एक बात की मुझे बहुत हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। टोनी ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए जरूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब टोनी ने सारी बात जो किसान के घर में हुई थी वो सेठ को बताई। सेठ और उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गया। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ गोपीचंद भी खुश था। इस घटना के बाद टोनी और रतन ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का कर्ज सर पर नहीं रखना चाहिए और अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए तो उन्हें समय से वापस कर देना चाहिए, क्योंकि कर्ज भी एक कर्म के समान होता है और आप ये जानते हैं कि कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, और जब भुगतान करने का समय आता है तो मनुष्य बहुत चिल्लाता रोता पीटता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्म हो चुका है उसका हिसाब तो देना ही पड़ता है। इसलिए इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।